हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और सुपर फास्ट 100 लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य में बढ़ते कोरोना के मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि कोरोना वायरस तीसरी लहर शुरू हो गई है। इसे नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोगों से मास्क पहनने, सैनिटाइजेशन और फिजिकल दूरी बनाए रखने की अपील की है। चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत के दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू होगी। सीएम ने कहा कि सभी मंडियों में जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई है। किसानों को 72 घंटे में भुगतान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आड़तियों को आड़त सरकार देगी, इसका किसानों से कोई लेना देना नहीं। इसके साथ ही सीएम ने बताया कि प्रदेश में भूमि खरीद फरोख्त में होने वाली गड़बड़ी को रोकने के लिए ई भूमि पोर्टल की शुरुआत की गई है, जिसके जरिए कोई भी अपनी जमीन बेच और खरीद सकता है। हरियाणा में 1 अप्रैल से गेहूं और सरसों की सरकारी खरीद शुरू होगी। सरकार ने गेहूं और सरसों की खरीद के व्यापक इंतजाम कर लिए हैं। सरकार ने फसल खरीद के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर किसानों का रजिस्ट्रेशन किया है, जहां 7.5 लाख से ज्यादा किसान अपनी फसल बेचने के रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। किसानों को उनकी फसल मंडी में लाने के लिए समय के बारे में उन्हें मोबाइल पर सूचना मिल जाएगी। सरकार का दावा है कि किसानों को उनके गेहूं का भुगतान 48 घंटे के भीतर कर दिया जाएगा। अगर किसी वजह से भुगतान में देरी होगी तो किसानों को उस पर 9% का ब्याज दिया जाएगा। कुछ दिन पहले ही खरीद सीजन की तैयारियों के संबंध में मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक भी की थी। पानीपत में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 1 अप्रैल से शुरू होने वाली फसल खरीद प्रक्रिया को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह से तैयार है। साथ ही डिप्टी सीएम ने कहा कि इस बार राज्य सरकार सबसे ज्यादा 6 फसलों का एमएसपी पर खरीद रही है और आने वाले समय में हमारा प्रयास रहेगा कि किसानों के फायदे के लिए इसे बढ़ाकर 10 से 12 फसलों को एमएसपी पर खरीदा जाए। डिप्टी सीएम ने कहा कि हरियाणा की नई खरीद और भुगतान प्रणाली देश भर के लिए मॉडल है। प्रदेश सरकार जे फॉर्म कटने के बाद 48 घंटे के अंदर किसानों के खाते में सीधा फसल का भुगतान करेगी। इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने पंजाब में बीजेपी विधायक के साथ हुई घटना की कड़ी निंदा की और इसे पंजाब पुलिस प्रशासन की विफलता बताया। पानीपत में किसानों ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का पुतला फूंका। किसानों ने लघु सचिवालय के सामने दुष्यंत चौटाला का पुतला फूंका। बता दें कि डिप्टी सीएम लघु सचिवालय में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक ले रहे थे। इस दौरान किसानों की ओर से प्रदर्शन किया गया। किसानों ने लघु सचिवालय के बाहर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पानीपत में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की गई। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की अध्यक्षता में यह बैठक की गई और बैठक में प्रशासन के दौरे को लेकर खास इंतजाम किया गया। बता दें कि इससे पहले किसानों ने दुष्यंत का विरोध करने का ऐलान किया था। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा गोहाना पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आज प्रदेश रोजगार में नहीं बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया। हमारी सरकार में प्रति व्यक्ति आय में प्रदेश नंबर 1 था, आज बेरोजगारी में नंबर 1 है। पूर्व सीएम ने कहा कि मैं प्रजातंत्र में विश्वास रखता हूं। प्रजातांत्रिक रूप से विरोध करना सबका अधिकार है, चाहे वे किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, लेकिन सही तरीके और सीमा में रहकर शांतिपूर्ण तरीके से सबको अपनी बात रखनी चाहिए, न कि मारपीट करके। वहीं प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद पर कहा कि सरकार ने गेहूं की नमी 14% से घटाकर 12% कर दी है। किसान की लागत बढ़ रही है, आमदनी कम हो रही है, इसलिए किसान आंदोलन कर रहा है। लागत से कम भाव किसानों को मिल रहा है। सरकार को किसानों से बातचीत कर समाधान निकालना चाहिए। बुधवार को कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सैलजा ने सीएम को घेरते हुए निशाना साधा और कहा कि यह सरकार प्रदेश को प्रयोगशाला समझ रही है। वहीं इस मौके पर अखिल भारतीय कांग्रेस देवालय से राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई भी मौजूद रहे। 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो रही है। गेहूं खरीद को लेकर रेवाड़ी मार्केट कमेटी ने सचिव ने बताया कि जिले की 3 मंडियों रेवाड़ी, बावल और कोसली में 1 अप्रैल से फसल खरीद की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके लिए आड़तियों के साथ बैठक हो चुकी है। जिले में 2,83,208 एकड़ कृषि योग्य रकबा है, जिसमें 2,11,248 एकड़ एरिया का 51,281 किसानों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण कराया है।
सरसों की खरीद के बारे में उन्होंने बताया कि 1,05,000 क्विंटल सरसों मंडियों में आ चुकी है और 1.5 करोड़ रुपए मार्केट फीस जमा हुई। उन्होंने बताया कि जिला की तीनों मंडियों में पेयजल, सफाई, बारदाने की व्यवस्था, ट्रांसपोर्टेशन और अन्य प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं ताकि फसल बेचने के लिए आए किसानों को परेशानी न उठानी पड़े। वहीं कोरोना काल को देखते हुए सामाजिक दूरी और कोविड गाइडलाइंस का पालन पूरी तरीके से सुनिश्चित किया जाएगा। पिहोवा में फसल खरीद को लेकर किसान हरमनदीप विर्क ने कहा कि 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो रही है, लेकिन मंडी में सफाई व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं और मेरी फसल मेरा ब्यौरा किसानों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। किसानों का कहना है कि पिछली फसल के समय किसान की फसल पककर तैयार थी, लेकिन सरकार का फरमान था कि किसान के पास मैसेज आएगा तो फसल लेकर आना। ऐसे हालात में किसान पकी हुई फसल लेकर परेशानी झेलता है। किसान की मांग है कि सरकार फसल खरीद की समुचित व्यवस्था करे और फसल की कीमत समय पर किसान के खाते में पहुंचे। इस बार बहादुरगढ़ की मंडी में दिल्ली के किसान अपनी फसल नहीं बेच सकेंगे। दरअसल बहादुरगढ़ की मंडी में पिछले 20 से 25 साल से दिल्ली के किसान फसल बेचते आ रहे हैं, लेकिन मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं होने के कारण मंडी में फसल नहीं ला सकेंगे। बता दें कि बहादुरगढ़ में गेहूं की खरीद की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। मंडी में गेहूं बेचने के लिए किसानों को ऑनलाइन गेट पास कटवाना होगा। 3 दिन फूड एंड सप्लाई और 3 दिन वेयर हाउस गेहूं की खरीद करेंगे। गोहाना के साथ लगते 6% सेंटरों पर भी गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होगी है, जिसको लेकर बुधवार को गोहाना की अनाज मंडी का एसडीएम प्रदीप कुमार ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मंडी में सफाई व्यवस्था का बुरा हाल मिला, जिसके बाद एसडीएम ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए मंडी समेत सभी परचेज सेंटर पर सफाई करवाने के आदेश दिए। इसके अलावा मंडी में अपनी फसल बेचने वाले किसानों के लिए पानी की व्यवस्था करने के भी आदेश दिए गए। एसडीएम के निरीक्षण के दौरान मार्केट कमेटी के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान एसडीएम ने मंडी के आड़तियों की समस्या को सुनते हुए उसे जल्द दूर करने का आश्वासन भी दिया। तो शाम अनाज मंडी में मार्केट कमेटी की ओर से एमएसपी पर किसानों की फसलें खरीदने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी अमनदीप ने बताया कि अनाज मंडी की सफाई, बिजली, पानी का काम पूरी तरह से कर दिया गया है। किसानों के लिए बिजली और पीने के पानी की व्यवस्था दुरुस्त कर दी है। उन्होंने बताया कि किसान जैसे ही अपनी फसल लेकर अनाज मंडी में आएंगे, तुरंत एजेंसी द्वारा उनकी फसल खरीद ली जाएगी। उन्होंने बताया शेड्यूल एनआईसी के द्वारा भेजे जाएंगे। जिन किसानों के नाम शेड्यूल में आएंगे उन्हीं किसानों की फसल हर दिन खरीदी जाएगी। खरीद एजेंसियां भी पूरी रूप से तैयार है। किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। एक बार फिर हरियाणा न्यूज की खबर का असर हुआ है। पुलिस ने अटेली के बीकानेर मिष्ठान भंडार में 2 दिन पहले तोड़फोड़ करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। कैथल में आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर की यूनियन की महिलाओं ने सचिवालय में धरना प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे लगाए। पत्रकारों से बात करते हुए आंगनवाड़ी वर्कर नेताओं ने कहा कि सरकार आंगनवाड़ी कर्मचारियों पर विभागों के अधिकारियों द्वारा पोषण ट्रैकर ऐप डाउनलोड करने के लिए दबाव बना रही है। आंगनवाड़ी वर्कर नेताओं ने कहा कि आदेश आया है कि मार्च 2021 से हमारा वेतन ऐप डाउनलोड करने का डाटा अपलोड करने से जुड़ा हुआ है। हम ऐसा नहीं करते तो हमारा वेतन रोक दिया जाएगा। भिवानी की जागृति कॉलोनी वासियों ने बुधवार को मूलभूत सुविधाओं के अभाव में भिवानी तोशाम मार्ग पर जाम लगा दिया। कॉलोनी वासियों का कहना है कि उन्हें मूलभूत सुविधाएं भी मुहैया नहीं हो पा रही, इसलिए जाम लगाने पर मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि कई बार प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। फिलहाल एसडीओ ने मौके पर पहुंचकर जाम खुलवा दिया और समस्याओं का समाधान करने की भी बात कही। आउटसोर्सिंग के तहत नौकरी पर लगे स्वास्थ्य कर्मियों ने नौकरी जाने का डर बना हुआ है। 1 अप्रैल से नया टेंडर शुरू होना है और नए ठेकेदार पुराने कर्मियों को बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। इसी को लेकर सीएससी स्वास्थ्य कर्मचारियों ने नेहरू पार्क में इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया और भिवानी सीएमओ को स्वास्थ्य मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें नौकरी इनसे न हटाया जाए। कर्मचारियों का साफ कहना है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो प्रदेश स्तर पर आंदोलन किया जाएगा।
फतेहाबाद के दरियापुर बाईपास के पास ट्रैफिक पुलिस की ओर से काटे जा रहे चालान के दौरान एक बाइक सवार ने ट्रैफिक पुलिस पर बाइक चढ़ा दी। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में पुलिस उसे अस्पताल लेकर पहुंची। वहीं तीनों युवकों को हिरासत में ले लिया गया। ट्रैफिक पुलिस के सब इंस्पेक्टर दयानंद ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस की एक टीम सिरसा रोड बाईपास के पास चालान काट रही थी। इसी दौरान तेज रफ्तार बाइक आती दिखी तो पुलिस ने चालक ने बाइक को रोकने के लिए इशारा किया, लेकिन युवक ने पुलिस से बचने के लिए बाइक नहीं रोकी और पुलिसकर्मी पर ही बाइक चढ़ा दी। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। बीते 24 घंटे में 980 नए मरीजों की पुष्टि हुई। कोरोना के गुरुग्राम में 161 नए मामले सामने आए, वहीं पानीपत में 143 नए केस सामने आए हैं। सिरसा के स्कूलों में एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है। सिरसा जिले के 2 स्कूलों के 5 स्टूडेंट्स कोरोना संक्रमित पाए गए। नूह के नगीना होटल मार्ग पर एक दुकान के निर्माण के दौरान बड़ा हादसा हुआ। दरअसल दुकान निर्माण के लिए नींव की खुदाई की जा रही थी। उस दौरान बराबर में खड़ी 20 फीट की दीवार अचानक गिरने से 3 मजदूर दब गए। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। तीनों मजदूरों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। और वहीं पुन्हाना थाना प्रभारी संतोष कुमार ने बताया कि सूचना मिलने के तुरंत बाद मौके पर मजदूरों को बाहर निकालने के लिए पहुंचे। वहीं उन्होंने कहा कि शिकायत मिलने के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 126वें दिन भी जारी रहा, लेकिन इस गतिरोध का अब तक कोई हल नहीं निकलता दिख रहा। किसान अपनी मांगों को लेकर बॉर्डर पर लगातार डटे हैं। नए कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई 3 सदस्यों की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। शेतकारी संगठन की महिला अध्यक्ष सीमा नरवणे ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट को यह रिपोर्ट 19 मार्च को ही सौंप दी गई है। इसको लेकर कमेटी जल्द ही प्रेस नोट के जरिए और जानकारी सार्वजनिक करेगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त की गई कमेटी में कृषि विशेषज्ञ और शेतकारी संगठनों से जुड़े अनिल धनवंत, अशोक गुलाटी और प्रमोद जोशी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 11 जनवरी को समिति का गठन किया था। धनवंत के अलावा कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी और प्रमोद कुमार जोशी समिति के अन्य सदस्य हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ बीजेपी नेताओं के विरोध का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला गोलाचिका के गांव सैर का है, जहां बीजेपी नेता के विरोध का वीडियो वायरल हो रहा है। बीजेपी नेता गांव में एक शोक सभा में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, लेकिन किसानों को इसकी खबर मिलते ही वो वहां पहुंचे और शांतिपूर्ण तरीके से बीजेपी नेता का विरोध करने लगे। सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग के आदेशों के तहत 15 अप्रैल से प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा। इस प्रवेश उत्सव में स्कूल मुखिया और अध्यापक अभिभावकों से बच्चों का सरकारी स्कूलों में दाखिला करवाने की सिफारिश करेंगे। प्रवेश उत्सव हर वर्ष सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ऐसे में उन स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ाने में जोर दिया जाता है जिन स्कूलों में बच्चों की संख्या बेहद कम है। करनाल में विकास सदन के सभागार में मंगलवार को नगर निगम हाउस की बैठक हुई। बैठक में वित्त वर्ष 2021-22 का प्रस्तावित बजट मौजूद पार्षदों की सहमति से पारित किया गया। बैठक की अध्यक्षता महापौर रेणुबाला गुप्ता ने की। बैठक में नगर निगम आयुक्त विक्रम भी मौजूद रहे। इस दौरान महापौर रेणुबाला गुप्ता ने बताया कि सभी वार्डों में विकास कार्य के लिए धनराशि की कोई कमी नहीं रहेगी। अंबाला में मौजूदा सरकारी विभाग इन दिनों बिजली बिल से बेखबर नजर आ रहा है कि रिपोर्ट के मुताबिक इस बात का खुलासा हुआ है कि अंबाला में लाखों के बिजली बिल बकाया हैं। अंबाला में सरकारी विभागों पर बिजली निगम के कितने बिल बकाए हैं, इसको लेकर हमने जानकारी हासिल की। अंबाला शहर विधानसभा स्थित सरकारी विभाग पर करीब 426 लाख रुपए बकाया है। बिजली बिल में सबसे ज्यादा बकाया पब्लिक हेल्थ का है। पब्लिक हेल्थ पर करीब 201 लाख रुपए बिजली बिल बकाया है। बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह में रह रहे स्थानीय लोगों ने ओयो होटल हटाने की मांग की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ओयो होटल की अवैध गतिविधियों के चलते उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
लोगों का कहना है कि हमने इस बात की शिकायत पुलिस से भी की है, लेकिन पुलिस की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। गुरुग्राम में खेड़कीदोला टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहनों को अब 5 रुपए ज्यादा टोल टैक्स देना होगा, यानी कि अब कार या जीप को 65 रुपए की जगह 70 रुपए टैक्स देकर निकलना होगा। आपको बता दें कि प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र आईएमटी मानेसर का रास्ता भी इसी टोल से होकर गुजरता है। इसी वजह से इस होटल पर बड़ी संख्या में वाहनों की आवाजाही लगी रहती है। ऐसे में अब जो लोग हर दिन यहां से गुजरते हैं, उनकी चिंताएं बढ़ गई। गुरुग्राम के सेक्टर 52 के इंटरनेशनल स्टेडियम में चल रहे अवैध कब्जे पर नगर निगम की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल 22 एकड़ जमीन को कब्जा मुक्त करवाया गया है। नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर हरिओम अत्री का कहना है कि अवैध झुग्गी कॉलोनियों में बड़े तौर पर अवैध वसूली की जा रही थी। कुछ समय पहले ही इन्हें नोटिस भी जारी किया गया, लेकिन कब्जा नहीं हटाने के बाद नगर निगम ने इस अवैध कब्जे पर कार्रवाई कर जमींदोज कर दिया। दरअसल हाल ही में 22 एकड़ जमीन एचएसवीपी ने नगर निगम को शिफ्ट की है, जिसमें कब्जे को लेकर काफी लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी। फतेहाबाद के बस स्टैंड के पास बुजुर्ग महिला से बदमाश सोने का ताबीज खींचकर फरार हो गए। बदमाश वहीं लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। फतेहाबाद पुलिस का बड़ा खुलासा। गुरुग्राम के फरूखनगर दोहरे हत्याकांड में शामिल गिरफ्तार युवक। अवैध हथियार के साथ युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पंचकुला में युवकों के हुड़दंग और मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। मनसा देवी मंदिर के पास बनी दुकान में मारपीट की गई। युवकों ने दुकानदार के साथ की लूट। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। सिरसा के बेगू रोड पर एक घर में महिला ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जानकारी के मुताबिक महिला मानसिक रूप से परेशान थी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के बाथरूम में एक युवक का शव मिलने का मामला सामने आया। बता दें कि युवक रोहतक के बहु अकबरपुर गांव का रहने वाला था। दरअसल बुधवार को गार्ड ने बाथरूम की कुंडी तोड़ी तो देखा कि युवक मृत अवस्था में पड़ा है, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। युवक के पास से कई इंजेक्शन और नशे के संदिग्ध सामान बरामद हुए। मृतक के परिजनों को मामले की सूचना दी गई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस शव को पोस्टमार्टम के लिए पीजीआई में भिजवा दिया गया और जांच चल रही है। तो शाम के गांव दांगखुर्द की नहर में एक महिला का शव बरामद हुआ। शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। कैथल के पटवार भवन में विजिलेंस की टीम ने पटवारी और सहायक को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। शिकायत के आधार पर विजिलेंस विभाग ने पटवार भवन में रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए उन्हें गिरफ्तार किया। सोनीपत में पुलिस को कामयाबी मिली है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय गैंगस्टर को दिल्ली के पश्चिम बिहार से गिरफ्तार किया। पुलिस ने कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की है। साथ ही आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। जानकारी दे दी कि अजय उर्फ बिट्टू उसके पिता का कृष्ण मर्डर का इल्जाम है। सीआईए पुलिस ने बीते दिनों अवैध हथियारों के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया था, जिसने पूछताछ के दौरान बड़ा खुलासा किया है। दरअसल युवक गुरुग्राम के फरूखनगर में बीते दिनों हुए दोहराकांड हत्याकांड में शामिल था। पूरे मामले को लेकर डीएसपी अजैब सिंह ने बताया कि आरोपी विक्रांत हिसार के गांव साबरवास का रहने वाला है। सीआईए की टीम ने गांव खारा खेड़ी के पास अवैध हथियारों के साथ उसे काबू किया था। रिमांड लेकर जब उससे पूछताछ की गई तो आरोपी विक्रांत ने खुलासा किया कि वो बीती दिनों फारूक नगर में हुए दोहरे हत्याकांड में शामिल रहा है। फिलहाल पुलिस आरोपी विक्रम से पूछताछ में जुट गई है। गुरुग्राम पुलिस ने मनीष हत्याकांड मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि बीती 22 फरवरी को फिरोज गांधी कॉलोनी में युवक की दिन दहाड़े फायरिंग कर हत्या कर दी गई थी। क्राइम यूनिट पालम विहार ने वारदात में शामिल मास्टरमाइंड संजय पांचाल और उसके अन्य साथी योगेश उर्फ योगी को दिल्ली के महिपालपुर से उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वो वहां से फरार होने की फिराक में था।
एसीपी क्राइम की माने तो फिरोज गांधी कॉलोनी में रहने वाले शिवजीत और संजय पांचाल में ऑटो यूनियन के प्रधानी और ऑटो चालकों से वसूली के वर्चस्व को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद के चलते संजय पांचाल और उसके साथी योगेश उर्फ योगी ने भाड़े के शूटर से मनीष की हत्या को वारदात को अंजाम दिलवाया। भिवानी चुंगी के पास एक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौके में मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल एक युवक को रोहतक पीजीआई में भर्ती कराया गया। दरअसल रोहतक के निदाना गांव के रहने वाले 3 युवक ऋतिक, गौरव और विनय अपने 2 साथियों संजय और राजीव के साथ रोहतक पीजीआई आए हुए थे। लौटते समय कैंटर ने कार को टक्कर मार दी। इस दौरान 4 दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल अज्ञात कैंटर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पानीपत के ओल्ड इंडस्ट्री एरिया में एक जिनेंद्र ट्रेडर के लिए गोदाम में आग लग गई। बताया जा रहा है कि गोदाम में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगी, जिसमें बिजली के सभी उपकरण जलकर खाक हो गए। गनीमत रही कि गोदाम की छुट्टी होने की वजह से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। सूचना पाकर मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया। मोबाइल बिल, अन्य यूटिलिटी बिल और ओटीटी मंचों के सब्सक्रिप्शन के लिए लगाए जाने वाला ऑटो डेबिट सिस्टम 1 अप्रैल 2021 से बंद हो जाएगा। आरबीआई ने इसे लेकर नए नियम बनाए हैं, जो नए वित्त वर्ष के पहले दिन से लागू होंगे। आरबीआई ने इसे लेकर नए नियमों के तहत 1 अप्रैल से बैंकों को ऑटो डेबिट भुगतान की तारीख से 5 दिन पहले ग्राहक को एक नोटिफिकेशन भेजना होगा। केवल भुगतान तभी हो पाएगा जब ग्राहक मंजूरी देगा। साथ ही भुगतान की रकम 5,000 रुपए से ज्यादा हो तो बैंक ग्राहक को ओटीपी भेजेगा। इन नियमों को लेकर इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का कहना है कि ज्यादातर बड़े बैंकों ने इसके लिए खुद को तैयार नहीं किया है, जिस वजह से बैंकों से जुड़े कोर नेटवर्क इस सर्कुलर का पालन नहीं कर पाएंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 9 अप्रैल से शुरू होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी चरण की तैयारी के अंतर्गत मंगलवार को 9 दिवसीय अनुकूलन शिविर शुरू किया। मीना कुमारी का जन्म 1 अगस्त 1933 को मुंबई के दादर में हुआ था और 31 मार्च 1972 को 39 साल की उम्र में बॉलीवुड की ट्रेजेडी क्वीन ने दुनिया को अलविदा कह दिया। मीना कुमारी के कई फैंस ने आज उन्हें याद किया। इन दिनों हरियाणवी गाने से लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हो रही रेणुका पवार एक के बाद एक हिट गाने दे रही हैं। मंगलवार को रेणुका पवार का एक और गाना रिलीज हुआ, जो काफी पसंद किया जा रहा है।